जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन को यानी कि फर्स्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ये पहला प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहले से। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है अनुच्छेद 13 के संदर्भ में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रदान करता है, जो कि इसका पहला वाला क्या है, सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरा वाला है कि यह प्रावधान करता है कि संविधान संशोधन एक कानून नहीं है और इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, जो कि ये दूसरा वाला इसका गलत है, क्योंकि ये न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। यही केवल पहला वाला इसका ही सही था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 16वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 16वें संवैधानिक संशोधन के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमेमें पहला दिया गया है कि शपथ या प्रतिज्ञान में संप्रभुता और अखंडता शब्द 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि पहला वाला सही है इसका। दूसरा है कि 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों पर अधिनियमित किया गया था। तो इसका दूसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। और इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य का प्रमुख कहा जाता है। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। प्रधानमंत्री ये जो कि सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। यहाँ राज्य से तात्पर्य है पूरे भारत देश से तात्पर्य है, पूरे भारत से तात्पर्य है। राज्य का मतलब यहाँ होता है। तो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के, और नाम मात्र की शक्ति ये राष्ट्रपति के पास होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, जो कि ये सही है। प्रधानमंत्री क्या होता है? वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है, पद धारण करता है। और कारण आर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को किसी भी पदमुक्त किया जा सकता है, जो कि गलत है। कारण इसका गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को पदमुक्त नहीं किया जा सकता है। जब तक लोकसभा विघटित ना हो जाए तब तक प्रधानमंत्री को अपने पद से पदमुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसमें अभिकथन ए सही है और कारण इसका गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। ए सत्य है किंतु आर इसका गलत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि यदि हमारे संविधान के तरह किसी भी पदाधिकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वें में कहा जा रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसद के प्रावधानों से संबंधित है। तो सांसद के प्रावधानों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक ये सांसद के
प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है, कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 250 है, अधिकतम 250 है और न्यूनतम कितना है? तो न्यूनतम 245 है, न्यूनतम 245 है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 229 सदस्य राज्यों से हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं इस 245 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए सांसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए? तो ये अनुच्छेद 3 के है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सांसद को यह शक्ति दी गई है कि राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है और उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता को संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो ये 1977 में प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1977 में प्रदान किया गया था राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि सचेतक के पद के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो सचेतक पद के संदर्भ में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, जो कि ये इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, ये गलत है। भारत के संविधान में सचेतक पद का उल्लेख नहीं है। दूसरा है इसमें कि प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष का सांसद अपना सचेतक होता है, जो कि ये दूसरा वाला सही है। पहला वाला इसका गलत है, दूसरा वाला इसका सही है। इसमें राइट आंसर होगा केवल दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, केवल दूसरा इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसमें बताना है भारत के उपराष्ट्रपति के लिए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए, जो कि गलत है। 30 वर्ष का नहीं होना चाहिए, ये 35 वर्ष के होने चाहिए, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता उपराष्ट्रपति में होनी चाहिए। उसके बाद बी वाला है कि उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, जो कि बी वाला इसका ही सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद सी वाला कह रहा है कि उनका निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल के समान ही होता है, जो कि ये भी गलत है। डी है कि उनका चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित है, इसका ये वाला भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ सांसदीय शब्दावलियां दी गई हैं और परिभाषाएं दिया गया है। आइए देखते हैं इसमें सांसदीय शब्दावलियां दिया गया है और कुछ परिभाषाएं दिया गया है, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो सत्रावसान का मतलब क्या होता है? इसमें दिया गया है सत्रावसान। सत्रावसान का क्या होता है? तो सत्रावसान का होता है सांसद के सत्र की समाप्ति। सांसद के सत्र की समाप्ति होती है। दूसरा इसका सही है। स्थगन, स्थगन का मतलब क्या होता है? सांसद की बैठक का निर्दिष्ट समय के लिए समाप्त होना। तो ये स्थगन का संबंध है, परिभाषाएं हैं। फिर आहूत करना, आहूत करना में क्या होता है? तो सांसद के सभी सदस्यों को बुलाने की प्रक्रिया, बैठक बुलाने की प्रक्रिया, इसको आहूत करना कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है चौथा है गणपूर्ति। गणपूर्ति में क्या होता है? तो गणपूर्ति में बैठक आयोजित कराने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। इसका चौथा वाला सही होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ए का दूसरा है, बी का पहला है, सी का तीसरा और डी का चौथा है इसमें। आइए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। आंसर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ए का दूसरा, बी का पहला,
सी का तीसरा और डी का चौथा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कराना है। संविधान संशोधन अधिनियम दिया गया है और विषय दिया गया है। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? इसमें दल बदली विरोधी कानून लाया गया था। फिर इसके बाद 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। मतदान की आयु में कमी की गई थी। दूसरा इसका सही होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? तो पंचायती राज की संस्थाएं बनाई गई थी। और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का तीसरा है, बी का दूसरा है, सी का पहला और डी का इसमें चौथा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ए का तीसरा सही है, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, फिर दिया गया है 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, किसी राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 15 का ये राष्ट्रपति राज्यपाल के संबंध में कहा गया है, जो कि इसका पहला वाला सही है। अभिकथन इसका सही है। कारण आर कह रहा है कि जब राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है तो विधेयक के अधिनियमन में उसका कोई भूमिका नहीं रह जाती है। ये कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। इसके लिए दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए है और कारण आर है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है, जो कि सही है। कारण आर कह रहा है किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही हैं लेकिन दोनों व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। दिया गया है मूल अधिकार और अनुच्छेद दिया गया है। तो मूल अधिकार और अनुच्छेद दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें दिया गया है गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण, ये किसमें है? ये अनुच्छेद 22 में है। अपराधों की दोषा सिद्ध संबंध में संरक्षण, ये किसमें है? तो ये अपराधों से दोषा सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये किसमें है? ये अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 में है। मानव व्यापार का निषेध, मानव व्यापार का निषेध ये अनुच्छेद 23 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का दूसरा सही है, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें चौथा सही है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। दिया गया है पहला है
इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जो कि पहला वाला इसका सही है, पहला वाला सही है। दूसरा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक शब्द शामिल किए गए थे। इसका दूसरा वाला गलत है। इसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ना कि लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया था। इसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया था, इसलिए इसका दूसरा वाला गलत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर इसका केवल पहला वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, केवल पहला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय के मामले पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से लेकर के अंत तक, अंतिम मामले तक सही कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले क्या आया था? तो सबसे पहले इसमें गोलकनाथ मामला आया था, ये पहले नंबर पे होगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे केशवानंद भारती मामला आया था, ये दूसरे नंबर पे होगा। फिर इसके बाद आता था मेनका गांधी मामला, ये तीसरे नंबर पे होगा मेनका गांधी मामला। और मिनर्वा मिल्स मामला ये किस पे होगा? ये चौथे नंबर पे होगा, ये चौथे नंबर पे होगा। तो इसमें दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। गोलकनाथ मामला ये 1967 में आया था, और केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था, और मेनका गांधी मामला 1978 में आया था, और मिनर्वा मिल्स मामला ये 1980 में आया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कालानुक्रम सही है? इसमें से बताना है कौन सा कालानुक्रम सही है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रस्तावना से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन यूपी पीसीएस और यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में पूछा गया है। ये पिछले बार यूपी आरओ एंड एआरओ में पूछा गया था, जो पेपर रद्द हुआ है उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर होगा, सबसे पहले संप्रभु आता है, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर उसके बाद गणराज्य आता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। सबसे पहले संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि 26 नवंबर 1949 को अनुसार भारत के संविधान में शामिल थे। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में क्या शामिल थे? इसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां शामिल थी। प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में अब 25 भाग हो गए हैं लगभग, और 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं जो कि वर्तमान में हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन जो कि संविधान सभा के बारे में सत्य नहीं है। दिया गया है, पहला है कि इसका गठन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, जो कि ये गलत है, पहला वाला ही इसका गलत है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था 1946 में। फिर उसके बाद आता है बी वाला है कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि ये पहला वाला इसका सही है, सॉरी बी वाला इसका सही है। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है सी वाला है कि यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था, जो कि ये गलत है, पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय नहीं था। पहला वाला इसका गलत है और सी वाला इसका गलत है। इसमें पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, इसमें पहला और सी दोनों सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ए और सी दोनों इसमें सत्य नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है।
संविधान सभा की समितियां दिया गया है और अध्यक्ष दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में संविधान सभा की समितियां दिया गया है और अध्यक्ष दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में सबसे पहले सदन समिति ये किसके द्वारा, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये बी पट्टाभी सीतारामैया थे। फिर उसके बाद आता प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार उप समिति के कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसका पहला सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला इसमें सही है। कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले संघीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। फिर उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति के उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी थे। फिर उसके बाद नियम या प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति के अध्यक्ष। फिर राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि छठवीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो छठवीं अनुसूची में किससे संबंधित नहीं है, तो ये मणिपुर में छठवीं अनुसूची में नहीं है मणिपुर। तो छठवीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, इसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, जबकि इसमें मणिपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची भारत के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियम में से किसके द्वारा सम्मिलित की गई थी, तो ये किसके द्वारा सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, ये सम्मिलित किया गया है पहला, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। पहला संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, ये 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। आइए देखते हैं 27 में राइट आंसर क्या होगा। अभिकथन दिया गया है इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन या तो उससे असंगत करने वाले सभी कानून शून्य या अमान्य है, जो कि इसमें पहला वाला अभिकथन इसका गलत है, अभिकथन गलत है इसका। और कारण आ रहा है कि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी संवैधानिक संशोधन इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है। तो इसका कारण वाला सही है, अभिकथन इसका गलत है और कारण इसका सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ए असत्य है लेकिन आर इसका सत्य है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा इसमें, ये अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 27। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अनुच्छेद 27 में।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसमें से कौन सा नहीं आता है क्वेश्चन नंबर 29 में। ये भारत से बाहर यात्रा करने का अधिकार, ये जो कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निरर्थक होगा। तो कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है, अनुच्छेद 32 को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा युग्म जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में अर्धसंघीय, ये विलियम राइकर, अर्धसंघीय ये विलियम राइकर, जो कि ये गलत है। ये पहला वाला ही इसका सही सुमेलित नहीं है। अर्धसंघीय किसके द्वारा कहा गया था। तो ये केसी वेयर के द्वारा कहा गया था। ये केसी वेयर के द्वारा कहा गया था। बार्निंग फेडरलिज्म, बार्निंग फेडरलिज्म ये जो कि मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा गया है। तो ऑपरेटिव फेडरलिज्म ये ग्रेन विल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजेशन ट्रेडिस ये सर आइवर जोनिंग के द्वारा कहा गया है। तो अर्धसंघीय ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ये केसी वेयर के द्वारा कहा गया है। इसका पहला वाला ही सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित किया गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सम्मिलित किया गया था। तो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित कराना, ये जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं है। तो अनुच्छेद कौन सा है जो कि 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं है। तो ये गाय बछड़े तथा दुधारू पशुओं को वध पर रोक लगाना, ये जो कि मूल कर्तव्य में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। जबकि मूल कर्तव्य में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये जो कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। देश की समग्र सांस्कृतिक समृद्ध विरासत को महत्व और देना और संरक्षित करना, ये भी आता है। वनों, झीलों, नदियों और वन्य सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और संरक्षण करना, ये भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका सी जो है, यह गाय बछड़े तथा दुधारू पशुओं को वध पर रोक लगाना, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो नम्य संविधान, ये जो कि संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। जबकि संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधानमंडल, ये सभी संघीय सरकार की विशेषता हैं। नम्य संविधान ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा इसमें अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि सांसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसमें से कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित करती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा। पहला वाला इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रोटोम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रोटोम स्पीकर के संदर्भ बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है।
तो पहला दिया गया है प्रोटेम स्पीकर संसद में कार्यवाही संचालित करने के लिए समिति समय अवधि के लिए नियुक्त की एक अस्थायी स्पीकर होता है, जो कि सही है। दूसरा है कि जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर पद समाप्त हो जाता है। तो ये भी दूसरा वाला भी इसका सही है और पहला वाला भी इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, पहला दूसरा दोनों इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, कि भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। तो इसमें बताना है भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही कालानुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले जाकिर हुसैन, फिर उसके बाद आता है बीबी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद और शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि पहला है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पत्र संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, जो कि सही है, पहला वाला सही है इसका। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पत्र संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, इसका दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी इसमें सही है, दोनों कथन सही है इसके। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि दो सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो सदनों के संदर्भ में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक पर लागू नहीं होता है। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वह धन विधेयक पर लागू नहीं होता है, जो कि इसमें सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरा वाला है राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, जो कि दूसरा वाला इसका गलत है, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, केवल इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 कहा जा रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दिया गया है इसमें कि वर्ष 1774 में बॉम्बे में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल थे। तो इसका पहला वाला क्या है, पहला वाला सही नहीं है। तो 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल थे। इसमें क्या था, इसमें पहला वाला सही नहीं है, ये बॉम्बे में नहीं था, ये कलकत्ता में था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ बॉम्बे दिया गया है, ये बॉम्बे नहीं कलकत्ता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला गलत है। दूसरा वाला है कि इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, तो ये दूसरा वाला इसका सही है। केवल इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला केवल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। तो 1784 के अंतर्गत इसमें से एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसने राजस्व मामले और राजस्व संग्रहण से संबंधित मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही, जो कि एक विशेषता नहीं है 1784 में, जबकि इसमें 1784 के अंतर्गत प्रथम बार भारत में कंपनी के क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया था, सही है। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक करों को अलग कर दिया था, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामले भारत में उसके प्रशासनिक अंतिम प्रावधान की अधिकार प्रदान किया था, तो ये भी इसमें सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला ये जो कि गलत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। किस वर्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये किया गया था 1786 में, 1786 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 1786 में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है
क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। 44 का तो दिया गया है, पहला है इसमें, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी, जो कि ये गलत है, पहला वाला इसका गलत है। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ये नहीं किया गया था, इसमें पहला वाला गलत है। फिर उसके बाद आता है दूसरा इसमें कि भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर विशेष विधायी अधिकार प्रदान किया गया था। ये दूसरा वाला इसका सही है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला इसके गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, केवल इसमें दूसरा वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर के अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। ये किस चार्टर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 में ये किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के तहत, चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की एक विशेषता नहीं है। तो 1861 की इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा। ये जो कि फोर्ट पोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी, सही है। आपातकाल के दौरान वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान था, तो ये भी सही है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां वापस ले ली गई थी, तो ये भी सही है। इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये जो कि गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही है, क्योंकि इसमें पूछा था कि 1861 के द्वारा एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया कार्यालय गठित किया गया था। तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय गठित किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारतीय रियासतों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं दिए गए थे। इसमें से कौन सा विकल्प नहीं दिया गया था 48 में बताना है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करना। ये जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारतीय रियासतों को ये विकल्प नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। जबकि भारत के डोमिनियन में शामिल होने का अधिकार, पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार, ये सभी दिए गए थे, लेकिन ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करना ये जो कि नहीं दिया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। अंतरिम सरकार के सदस्य 1946 और संबंधित विभाग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 में इसमें दिया गया है, इसमें आई चुंदगिरीगर, आई चुंदरीगर ये क्या थे, ये थे वाणिज्य मंत्रालय इनके पास था। जगजीवन राम के पास क्या था, तो श्रम मंत्रालय था। अब्दुल रब निस्तार के पास क्या था, तो इनके पास डाक और वायु का था। आसफ अली के पास क्या था, तो इनके पास रेलवे और परिवहन था। इसका ऑप्शन नंबर ए का दूसरा है, बी का चौथा है, सी का तीसरा है और डी का पहला है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। इसमें दिया गया है ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू क्या थे इसमें 1946 के मंत्रिमंडल में, तो राष्ट्रमंडल संबंधित विदेशी मामले इनके पास था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था, तो गृह मंत्रालय एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय था।
डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था, और सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था, जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था, और उसके पास आता है शिक्षा शिक्षा मंत्रालय किसके पास था, तो ये सी राजगोपालाचारी के पास था। और स्वास्थ्य मंत्रालय ये गजनफर अली खान के पास था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में आर के सेठमुखम सेट्टी के पास निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा, ये इनके पास वित्त विभाग था, वित्त विभाग था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा, इनके पास वित्त विभाग था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ से लेकर के अंतिम तक गतिविधि के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था, जो कि सही है, ये पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुसमर्थन किया गया था, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर तीसरे नंबर पे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, ये चौथे नंबर पे आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किसे प्रारूप समिति में डीपी खोतान का स्थान लिया था। तो प्रारूप समिति में किसने डीपी खोतान का स्थान लिया था, क्वेश्चन नंबर 52 में। राइट आंसर क्या होगा इसमें, इसका राइट आंसर होगा टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, ये जो कि डीपी खोतान के स्थान लिए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इन्होंने इनके मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को बनाया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संविधान सभा के संदर्भ में इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें एस.एन. मुखर्जी जो कि संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार थे, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही सही है। एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा के प्रारूपकार थे, मुख्य प्रारूपकार थे एस.एन. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर इसमें 54 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस संविधान की नवीनी की विशेषता माना है। तो नवीनता की विशेषता किसी माना है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा इसमें मूल अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की नवीन विशेषता, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को माना है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से किस आधिकारिक भाषा 92वें संविधान संशोधन 2003 में सम्मिलित की गई थी। तो कौन सी आधिकारिक भाषा है जो कि 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में जोड़ा गया था। इसमें बोडो थी और डोगरी थी, बोडो और डोगरी। ऑप्शन नंबर इसका पहला और तीसरा इसमें सही है, बोडो और डोगरी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, पहला और तीसरा। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में अब कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था, और 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्न में से किससे ली गई विशेषता है। ये किससे ली गई विशेषता है, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में इसमें दिया गया है
अभिकथन ये कह रहा है कि भारत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है। भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है, जो कि सही है। भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश के शासन और उनके कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं, तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें दोनों सही हैं, इसमें दोनों भी सही हैं और व्याख्या नहीं कर रहा है। इसमें दोनों सही हैं लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 57 का दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या कर रहे हैं, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की विशेषता ली गई है। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों की विशेषता, निलंबन की विशेषता कहाँ से ली गई है? ये बाइमर संविधान से लिया गया है, बाइमर संविधान से, जो कि ये बाइमर संविधान कहाँ का है? तो जर्मनी का है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशाल आकार में योगदान देने वाला कारक नहीं है? इसमें कौन सा भारतीय संविधान की विशाल आकार देने वाला कारक नहीं है? तो भौगोलिक, ये जो कि है। राजनीतिक कारक ये नहीं है, राजनीतिक कारक इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही सही है। जबकि विविधताओं का प्रभुत्व ये भी है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक संविधान, ये भी इसमें है। भारत को संविधान के विशाल आकार देने में इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, भौगोलिक कारक की, विविधताओं का और केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। जबकि इसमें राजनीतिक कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संविधान में बार्गेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया है। तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया गया है, ये किसके द्वारा वर्णित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये मार्सिस जोस के द्वारा किया गया है, मारिस जोस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को किया गया था और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। 62 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है केंद्र और राज्य प्रदेश हैं और राज्यसभा के सीटों की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं राज्यसभा की। और असम में कितने हैं? तो असम में 7 सीटें हैं। गुजरात में कितनी सीटें हैं? तो गुजरात में 11 सीटें हैं। गुजरात में 11 सीटें हैं। और झारखंड में कितनी सीटें हैं? तो झारखंड में 6 सीट है राज्यसभा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का दूसरा है, बी का पहला है, सी का तीसरा और डी का चौथा है। इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण सीटों की संख्या जानते हैं राज्यसभा में। आंध्र प्रदेश में 11 सीटों की संख्या है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 7 है, बिहार में 16 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, कर्नाटक में 12 है और केरल में 9 है। हरियाणा में 5 है, गोवा में भी 1 है राज्यसभा की सीटों की संख्या। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों कि संविधान सभा के गठन की मांग स्वीकार की गई थी। तो संविधान सभा के गठन की मांग स्वीकार की गई थी, तो किसके प्रस्ताव पे स्वीकार किया गया था? तो ये अगस्त
प्रस्ताव पे स्वीकार किया गया था? किसके प्रस्ताव पे? तो ये अगस्त प्रस्ताव पे स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट होगा। संविधान सभा के गठन की मांग अंततः स्वीकार की गई थी। ये अगस्त प्रस्ताव पे स्वीकार किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका गठन सुमेलित नहीं है। तो गोवा, गोवा का गठन कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था, ये सही है। हरियाणा, हरियाणा का गठन 1966 में किया गया था, ये भी सही है। मणिपुर, मणिपुर में 1972 में किया गया था, ये भी सही है। नागालैंड, नागालैंड का राज्य का गठन कब किया गया था? ये 1963 में किया गया था, 1963 में, और यहाँ पे दिया गया है 1964। तो ये वाला ऑप्शन डी वाला यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा माई युवा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माई युवा का योजना का उद्देश्य इसमें से कौन सा है जो कि ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है? इसका उद्देश्य है कि उद्यमिता को बढ़ावा देना, उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि विश्वकर्मा श्रम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है, इसमें पहला दिया गया है कि इसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाया गया है, जो कि ये सही है पहला वाला। यह पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, तो पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये भी सही है। दूसरा वाला भी सही इसमें, और पहला वाला भी इसमें सही है। फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर, इसके राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, पहला दूसरा इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है कि विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस? ये 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, गौतम बुद्ध नगर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन गैस का प्रकार किसके द्वारा निर्मित है? इसमें सही सुमेलित नहीं है। इसमें से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है ग्रे हाइड्रोजन, जो कि ये प्राकृतिक गैस है, सही है। ग्रीन हाइड्रोजन ये जल है, ग्रीन हाइड्रोजन ये जल है, ये भी सही है। ब्लू हाइड्रोजन ये वायुमंडलीय गैस, ब्लू हाइड्रोजन ये वायुमंडलीय गैस है, ये जो कि गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला इसका गलत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है कि ग्रामीण विद्युतकरण निगम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए विज्ञान और शैक्षिक विकास के नई के साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी ये किया गया है? कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों, ये सिद्धार्थनगर में किया गया है।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट प्रवीण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रोजेक्ट प्रवीण ये किससे संबंधित है? तो ये नौकरी के लिए लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण और नए युग का पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें दिया गया है इसे वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था, जो कि सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये वर्ष 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर दूसरा है कि इसका उद्देश्य देश में केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का विकास करना है, जो कि ये गलत है। ये गलत है, ये ग्राम मतलब गांव की सड़क बनाने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया था, न कि राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है। ये पहला वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला केवल राइट होगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। ये किस क्षेत्र में किया गया है? ये किया गया है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया गया है टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन स्थापित करने की। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो कौन सा जिला है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ये आजमगढ़। आजमगढ़ ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। महोबा आता है, बांदा आता है, झांसी, फिर इसके बाद चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर। ये सभी 7 जिले जो कि ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं। ये आजमगढ़ जो है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित है। आजमगढ़ कहाँ पे है? तो ये पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताना है कि मूल अधिकारों के संबंध में इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 75 में तो इसमें दिया गया है, पहला है कि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए होता है, जो कि सही है। पहला वाला इसका सही है। बी वाला कह रहा है कि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये गलत है, न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है। वे अत्यंत नहीं बल्कि विशेषित हैं, तो ये भी सही है इसका। इसमें पहला वाला सही है और सी वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। ए और सी दोनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों कि मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मार्शल लॉ के संदर्भ बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा फ्रांसीसी सामान्य कानून से ली गई है, जो कि ये गलत है। पहला वाला गलत है, क्योंकि जो मार्शल लॉ ली गई है ये फ्रांसीसी से नहीं लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है, ये फ्रांसीसी इसमें नहीं होगा, ब्रिटेन होगा। फिर दूसरा वाला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान किया गया है, तो ये भी इसमें गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में मार्शल लॉ की परिभाषा कहीं भी दिया नहीं गया है। तो इसमें दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। दोनों इसमें गलत हैं, दोनों इसमें गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होता, इसमें से कौन से हैं?
तो सांसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ये जो कि निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। ये राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद के जो दोनों मनोनीत सदस्य होते हैं वे निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था नहीं है। इसमें से कौन सी व्यवस्था नहीं है, क्वेश्चन नंबर 78 का बताना है। इसका राइट होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया है इसमें। जबकि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म से होना चाहिए, वंशक्रम से होना चाहिए और पंजीकरण से भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी को नहीं सौंपा गया है। तो कौन सा कर्तव्य है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान न्यायवादी को नहीं सौंपा गया है, क्वेश्चन नंबर 79 में। इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत सरकार को विधिक सलाह दे सकता है, भारत सरकार को विधिक सलाह दे सकता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि सही है। भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालयों में हमेशा पेश होना, ये भी सही है। उपरोक्त में से इसमें से कोई नहीं, जो कि ये भारत के राष्ट्रपति महान न्यायवादी को सौंपा नहीं गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है कि भारतीय संसद में प्रश्नकाल के दौरान एक तारांकिक प्रश्न को एक अतारांकिक प्रश्न से क्या अलग करता है। तो एक तारांकिक प्रश्न और एक अतारांकिक प्रश्न, इसमें से क्या अलग करता है भारतीय संविधान में। इसका राइट आंसर क्या होगा कि तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है एवं पूरक प्रश्नों की अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सांसद के दोनों सदनों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। इसमें बताना है कि कौन से सांसद के दोनों सदनों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 का बताना है। इसका राइट आंसर होगा गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, ये जो कि सांसद का विशेषाधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन ये किसकी सिफारिश पर किया गया था। ये किया गया था कृष्ण मेनन समिति, कृष्ण मेनन समिति में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। कृष्ण मेनन समिति में इसकी स्थापना कब किया गया था सार्वजनिक उपकरण समिति का। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था, कृष्ण मेनन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है कि सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या है। तो सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए इसमें बताना है आवश्यक कोरम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। तो दोनों सदनों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों कि सांसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है सांसद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है, पहला है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि ये सही है, सही है। इसलिए ये गलत है क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा वाला है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। दूसरा वाला भी नहीं होगा क्योंकि दूसरा वाला भी सही है। इसमें दोनों सही है। इसमें सांसद के संदर्भ में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें दोनों भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा क्योंकि इसमें दिया गया है न तो पहला सही है न ही दूसरा, ये केवल सांसद के संदर्भ में। और वैसे पे देखा जाए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और धन विधेयक होता है जो हो वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि भारत के लोकलेखा खाते से भुगतान सांसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है 85 में, जो कि ये सही है, पहला वाला सही है। दूसरा वाला है भारत की आकस्मिकता निधि से राष्ट्रपति के अधीन है, तो ये भी दूसरा वाला भी सही है। इसमें दोनों राइट हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। इसमें दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो गांधीवादी विचारधारा को कौन सा इसमें से प्रतिबिंबित नहीं करता है 86 में। ये जो है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीब को निःशुल्क विविध सहायता प्रदान करना, ये जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। जबकि गांधीवादी विचारधारा को ये प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है। इसमें गांधीवादी विचारधारा क्या थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये जो कि गांधीवादी विचारधारा है। नशीले पेय पदार्थ और नशीली दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध करना, ये भी गांधीवादी विचारधारा का है। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये भी जातिवादी गांधीवादी विचारधारा का प्रतिबिंबित है। जबकि ऑप्शन नंबर डी इसका गांधी विचारधारा से संबंधित नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को वकील का स्वर्ग कहा है। तो भारत के संविधान को वकील का स्वर्ग किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है आइवर जोनिंग के द्वारा। आइवर जोनिंग के द्वारा भारतीय संविधान को वकील का स्वर्ग कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट, बी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है कि अंतरिम बजट का उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 88 में बताना है कि अंतरिम बजट का उद्देश्य क्या होता है। तो अंतरिम बजट का उद्देश्य होता है कि अंतरिम बजट उस सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में होती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि एसके धर समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। तो एसके धर समिति ये भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई थी। किस सुधार के लिए नियुक्त किया गया था, ये नियुक्त किया गया था राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के लिए। राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के लिए एसके धर समिति की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो कौन सा देश बना है, ये बना है फ्रांस। फ्रांस बना है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा दोस्तों, फ्रांस बनाया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है कि बी साई प्रणीत जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये किस खेल से संबंधित है, ये संबंधित है बैडमिंटन से, बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट है, बैडमिंटन से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि हाल ही में क्रिस्टीना पिस्कुजोकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज से नवाजा गया है। निम्नलिखित में से वे किस देश के संबंधित हैं। तो कौन से देश के हैं, क्रिस्टीना पिस्कुकोवा, ये इन्हें मिस वर्ल्ड 2024 से ताज से नवाजा गया है। ये किस देश की हैं, ये हैं चेक गणराज्य की हैं, चेक गणराज्य की हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है कि वर्ष 2024 के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान की थीम क्या है। तो कैच द रेन 2024 अभियान की थीम क्या है,
क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा इसमें नारी शक्ति से जल शक्ति, नारी शक्ति से जल शक्ति, ये जो कि इसकी थीम है इस अभियान की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में महतारी बंधन योजना आरंभ की है। तो महतारी बंधन योजना आरंभ किया है, ये किस राज्य में शुरू किया गया है? ये किया गया है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, छत्तीसगढ़ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है किशोर मकवाना को, किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि एक साथ एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? ये किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? ये किया गया है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। एक साथ एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति, ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक इसमें क्या थी? तो 134 रैंक थी, भारत की रैंक 134 थी मानव विकास सूचकांक में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास लामितीय भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजन किया गया है? ये किस देश के बीच किया गया है? ये सेल्सियस के बीच किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। ये लामितीय 2024 में इसका 10वां संस्करण था। ये भारतीय सैन्य टुकड़ी ने सेल्सियस रक्षा बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभियान किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा? ये बेगूसराय ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। बेगूसराय ये जो कि विश्व का वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर में ये सबसे प्रदूषित महानगरी है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्टार्ट चर्चा में रहा है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, स्टार्ट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIAU द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम को मंजूरी दी गई है? ये किस नाम को मंजूरी दिया गया है? ये दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट नाम की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो कि भूटान के राजा के द्वारा किया गया है, ये किया गया है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लाइपो। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 है कि भारत की प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू होने वाला किस राज्य में ये शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये मिशेल टेलाग्रैंड को एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही हो दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है।
तो सक्षम ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनाव के दौरान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना। ये ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? तो नाटो का 32वां सदस्य कौन सा बना है? ये बना है स्वीडन। स्वीडन ये जो कि नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से कौन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा, ये बनी है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सुमन कुमारी। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या थी? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सीलेटर प्रोग्रेस। इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सीलेटर प्रोग्रेस ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया गया है? ये किस नदी के नीचे किया गया है? क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी कहाँ स्थापित किया गया है? ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है पटना में, पटना में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 तक देखे हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलेगा और आगे वीडियो बनाने में भी हमें मदद मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।